नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि रेलवे के विभिन्न एग्जाम खास करके आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी इत्यादि के लिए जो हम लोग न्यूज़ सीरीज स्टार्ट किए थे 30 सीरीज, जिसमें 30 क्लास होने वाली थी। आज हम 30 में से क्लास नंबर 17 को देखेंगे। इससे पहले हमने आपको 16 क्लास करा दिया है। साथ ही जो भी बच्चे इस सीरीज की पीडीएफ बाय किए हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। आशा करते हैं कि आप वीडियो देखने के बाद पीडीएफ से रिवीजन भी कर रहे होंगे। यही बेस्ट तरीका है पढ़ने का। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, चाहे एसएससी के लिए ई बुक चाहिए, पीडीएफ चाहिए, दिल्ली पुलिस के लिए चाहिए, बिहार पुलिस दरोगा के लिए चाहिए, या रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए चाहिए, आप जो है इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कंटेंट को एक छोटी सी फ़ी अदा करके बाय कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। जैसे ही आप लिंक को क्लिक करेंगे आपका मोबाइल आपको व्हाट्सएप पे ले जाएगा, वहाँ से आप कंटेंट को बाय कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है भीड़ इकट्ठा नहीं करना है, नौकरी लेना है। आप हमारी व्यू पे मत जाइए कि 1000 ही व्यू आती है, 2000 ही व्यू आती है। ये 1-2000 वो हीरे हैं जो आने वाले समय में गवर्नमेंट सर्वेंट है। ठीक है भैया, तो यहाँ पे सिर्फ वही बच्चे की ज़रूरत है जो वास्तव में पढ़ना चाहते हो। चलिए, अगर आप हमसे रेलवे की तैयारी करते हैं तो पहले ही क्लास से सलाह देता आ रहा हूं कि ये परीक्षा दर्पण जरूर कर लीजिएगा। इसमें फुल रेलवे की कंटेंट है, और ये जो न्यूज़ सीरीज आप देख रहे हैं जिसका क्लास नंबर 17, इसमें कंटेंट को रिपीट नहीं किया गया है। तो दोनों डिफरेंट है और दोनों पढ़ लेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मार्क बूस्टर है एसएससी, दिल्ली पुलिस इत्यादि एग्जाम्स के लिए। और भी कई सारे हमारे प्रोडक्ट हैं, आप विजिट करके बात करके अपने हिसाब से ले सकते हैं। एक प्रश्न के कई सारे एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं, ये एक्स्ट्रा फैक्ट अवश्य कवर करते चलना है और बारीकी से चीज़ों को समझते चलना है। पहला जो प्रश्न है, उड़ीसा में मनाया जाने वाला प्रमुख धार्मिक उत्सव भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में रथ को मुख्य जगन्नाथ मंदिर से निकालकर कहाँ तक ले जाया जाता है। देखिए, उड़ीसा के पुरी में इस प्रकार की जो है त्यौहार आयोजित किए जाते हैं, और ये उड़ीसा के बहुत बड़े त्यौहार हैं जो रथ यात्रा के नाम से पॉपुलर हैं। तो मुख्य जगन्नाथ मंदिर से रथ को निकाली जाती है और गुंडीचा मंदिर तक रथ को जो है खींच कर ले जाया जाता है। गुंडीचा मंदिर के परिसर में रथ 7 दिनों तक रेस्ट करते हैं और पुनः जो है जगन्नाथ मंदिर के लिए वापसी यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो इन्हें पूरी क्रियाकलाप को रथ यात्रा नाम दिया गया है। तो आपका आंसर हो गया गुंडीचा मंदिर, है ना। पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को किस महीने में होती है, तो आप कहेंगे आषाढ़ महीने में, आषाढ़ महीना में, जो जनरली जून जुलाई का महीना होता है। 10 दिनों तक चलती है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा, इन तीनों के लिए जो है रथ की व्यवस्था की जाती है ना। और मुख्य जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर के लिए यात्रा निकाली जाती है, जहाँ पे रथ जो है 7 दिनों तक रेस्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी कुछ इसी प्रकार का रथ यात्रा निकाला जाता है। जैसे अगर रथ यात्रा बात कहते हैं हम, तो सीधे सीधे अपना पूरा ध्यान जाता है उड़ीसा के अंदर, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन रथ यात्रा के जैसे ही यात्रा और सेम भगवान के लिए छत्तीसगढ़ के खास करके बस्तर में गोंचा महापर्व के दौरान रथ यात्रा निकाली जाती है। तो जैसे उड़ीसा में रथ यात्रा निकाली जाती थी, भगवान सेम होते थे, है ना, मतलब जगन्नाथ भगवान, बालभद्र और सुभद्रा, वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी इन्हीं तीनों के लिए रथ यात्रा निकाली जाती है। और कौन से उत्सव के दौरान? गोंचा महापर्व के दौरान। उड़ीसा के अन्य प्रमुख त्योहारों में आएंगे कलिंगा महोत्सव। ये तो आपको बताएं चाहे नहीं बताएं, आप ऐसे भी पकड़ लोगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि कलिंग प्राचीन काल में उड़ीसा को कहा जाता था। और कलिंग युद्ध 261 बीसी बहुत ही फेमस है, जिसमें अशोक मौर्य सम्राट ने भाग लिया था, है ना। कोणार्क नृत्य, ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है उड़ीसा में, तो इससे भी आप पकड़ लोगे सूर्य मंदिर। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। कोणार्क के जो सूर्य मंदिर है इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, और 10 रुपये की नोट के पीछे इसका अंकन आप देख सकते हैं। नौखाई त्यौहार, ये उड़ीसा में फसली संबंधी त्यौहार है। रजा पर्व, ये 3 दिनों तक चलती है, ये विशेष ध्यान रखें क्योंकि कभी कभी इसका दिन ही पूछ देते हैं। धनु यात्रा त्यौहार, इसे दुनिया का सबसे ओपन एयर थिएटर कहा गया है, इसे भी ध्यान रखेंगे। गंधलेपन यात्रा, गंधलेपन यात्रा भी उड़ीसा में होते हैं, इसे चंदन यात्रा भी कहा जाता है ना। चंदन यात्रा या चंदन यात्रा भी कहते हैं, गंधलेपन यात्रा भी कहते हैं। ये भी एक लंबा त्यौहार है, बहुत दिनों तक चलती है।
पाना संक्रांति, जब इंडिया में मकर संक्रांति मना रहे होते हैं तो मकर संक्रांति को ही ओडिशा के स्थानीय भाषा में पाना संक्रांति नाम दिया गया है। ठीक है भाई, जैसे कि आपको पता होगा कि मकर संक्रांति 14 या 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इंडिया के विभिन्न कोना में इन्हें अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे अगर आप गुजरात में आ जाएंगे तो उत्तरायण कहा जाता है, महाराष्ट्र में इसे मकर संक्रांति ही कहा जाता है, केरल में इसे मकर बिलक्कू कहा जाता है, तमिलनाडु में इसे क्या कहा जाता है, पोंगल कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप इसे जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उड़ीसा के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य में ओडिसी प्रमुख है। ओडिसी नृत्य जो है उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, नाम से स्पष्ट है। यह देवदासी परंपरा से निर्मित है। देवदासी परंपरा से निर्मित कितने शास्त्रीय नृत्य हैं तो आप कहेंगे 4। टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य है तो आप कहेंगे 8। भारत के जो सांस्कृतिक मंत्रालय हैं उनके अकॉर्डिंग भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है तो आप कहेंगे 9। तो लैंग्वेज बदल जाने से आंसर बदल जाती है। ये 9 इसलिए हो जाता है क्योंकि जो सांस्कृतिक मंत्रालय है इंडिया में वो छऊ को भी शास्त्रीय नृत्य मानते हैं, जबकि छऊ को संगीत नाटक अकादमी के द्वारा हाफ क्लासिकल डांस का दर्जा दिया गया है। इसीलिए संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 8 ही शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय के हिसाब से 9 शास्त्रीय नृत्य हो जाते हैं और देवदासी परंपरा से निर्मित 4 शास्त्रीय नृत्य हो जाते हैं। तो ये सभी बात ध्यान रखना है ना। जो ओडिसी नृत्य होती है इसकी शुरुआती अंश को हम मंगलाचरण कहते हैं। क्या कहते हैं? मंगलाचरण। यानी जब ओडिसी नृत्य स्टार्ट होती है तो जो उनके शुरुआती भाग होते हैं उसे मंगलाचरण कहते हैं। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये नृत्य का एलिमेंट्स है। जैसे आपके भरतनाट्यम के कई सारे एलिमेंट्स हमने बता रखे हैं, जाति स्वरम शब्दम तिल्लाना, है ना, वैसे ही यहाँ पे ओडिसी के एक एलिमेंट है मंगलाचरण जो स्टार्टिंग एलिमेंट है। इसके अलावा गुरु केलुचरण महापात्रा इस नृत्य के सबसे फेमस गुरु हैं, जिन्होंने 1993 में सृजन नामक एक नृत्य संस्थान जो उड़ीसा में ही है इसकी स्थापना भी करे थे, है ना। सृजन हो गया। फिर आपका एक नालंदा नृत्य अनुसंधान पूछा जाता है, नालंदा नृत्य अनुसंधान पूछा जाता है। ये नालंदा नृत्य अनुसंधान जो है ये मुंबई के अंदर है, तत्कालीन बॉम्बे के अंदर, है ना, मुंबई के अंदर है ना। तो ये नालंदा देख के बिहार न चला जाना, ठीक है भाई। इसके अलावा छऊ, अब देखिए छऊ 3 जगह की होती है। छऊ, आप छऊ बताना जरूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा छऊ और बिहू पता नहीं पूछते ही आते हैं एग्जाम में, जबकि सब बच्चे को एकदम जवान पे होता है। चलिए ठीक है, काम आसान कर देता है आपका। छऊ जो है ये 3 जगह होती है। एक आपका सरायकेला का छऊ होता है, एक पुरुलिया का छऊ होता है और एक मयूरभंज का छऊ होता है। ये सरायकेला आपके झारखंड के अंदर होगा, ये पुरुलिया आपके पश्चिम बंगाल के अंदर होंगे और ये मयूरभंज आपके ओडिशा के अंदर होंगे, ठीक है। तो ये तीनों जगह छऊ नृत्य किया जाता है। तो ये किसी विशेष राज्य में नहीं, ये 3 राज्य में होती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है उड़ीसा का छऊ। वैसे छऊ जो है ये मुखौटा वाला नृत्य है ना, ये इसको मुखौटा वाला नृत्य भी कह सकते हैं, लेकिन जो मयूरभंज का छऊ होता है उसमें इस मुखौटा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसीलिए इसे विशेष बनाते हैं। उड़ीसा राज्य के अन्य प्रमुख लोक नृत्य में आएंगे। इससे पहले हमने शास्त्रीय नृत्य की बात करा है, फिर हमने उड़ीसा के कुछ त्योहार की बात करा है, उड़ीसा में रथ यात्रा को समझा है। अब हम उड़ीसा के अंदर जो फोक डांस होते हैं, लोक नृत्य होते हैं, इनके बारे में समझते हैं। उड़ीसा के अंदर एक घूमरा लोक नृत्य होता है। यहाँ पे कन्फ्यूजन पेयर जो है इसका घूमर से बनता है। जो घूमर लोक नृत्य है ये राजस्थान से उत्पत्ति हुई है। राजस्थान में भील समुदाय की महिला ने इसकी जो है उत्पत्ति की थी, इसी के द्वारा शुरू किया गया था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। और इसमें देवी सरस्वती की भी पूजा की जाती है ना, और भोले पार्वती की भी पूजा की जाती है, दोनों बात है ना। महादेव शंकर की और पार्वती की भी पूजा अब करते हैं इसमें। पहले जब शुरू किया गया था तो देवी सरस्वती को खुश करने के लिए यह नृत्य किया गया था, जो महिलाएं ही सिर्फ करती है घूमर नृत्य, और ये वृत्ताकार सर्कल बनाते हुए नृत्य को जो है अंजाम देती है, ठीक है भाई। तो ये राजस्थान की है घूमर, जो इनके कन्फ्यूजिंग पेयर में आ जाएगा। और उड़ीसा का है ये घुमुरा, देखिए इसमें महर्षुकार लिखा है और राजस्थान वाले में खाली घरसुकार म आ रहता है, यहाँ पे महर्षुकार भी घुमुरा है ना। अब एक धाप नृत्य है, ये भी आपके उड़ीसा में है। दलखाए, है ना, ये आपके उड़ीसा में होते हैं। डंडा नाच, ये आपके एक डंडरिया नृत्य भी है जो अलग जगह का है, ये डंडा नाच है। एक गोटू पुआ, ये आपके उड़ीसा में होता है। पाला नृत्य, ये भी उड़ीसा में होता है। तो ये एक उड़ीसा का लोक नृत्य हमने देखा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 15 अगस्त 1969 को किस संस्था के स्थान पे इसरो की स्थापना की गई थी? सीधे सीधे दूसरे शब्दों में अगर इसे समझे कि इसरो में किस संस्था का विलय हो गया था तो क्वेश्चन अलग नहीं होगा।
इसरो में किस संस्था का विलय हो गया तो क्वेश्चन अलग नहीं होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई एसबीआई में किस संस्था का विलय हो गया तो आप कहते हो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का विलय हो गया। जैसे मैं कहूं कि भाई डब्ल्यूटीओ में किस संस्था का विलय हो गया तो आप कहते हो जीएटीटी गैट का विलय हो गया। जैसे मैं आपसे कहूँ भैया कि नीति आयोग में किस संस्था का विलय हो गया तो आप कहते हो भैया योजना आयोग का विलय हो गया, है ना, योजना आयोग का विलय हो गया। तो वैसे ही जो इसरो था इनका जो है फाउंडेशन कुछ और संस्था के नाम से स्थापित हुआ था, उनका नाम है इंकोस्पार। क्या नाम है भाई? इंकोस्पार। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, इंकोस्पार। ठीक है, इसकी स्थापना परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत 1962 में किया गया था और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहे थे। अभी तक के कार्यकाल में सबसे लंबा जो प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल है अभी भी जेएल नेहरू के नाम ही है ना। अगर मोदी साहब अगले बार भी जीत जाते हैं तो यह रिकॉर्ड टूट जाएगी, लेकिन फिलहाल तो है ना। इसके अलावा इसी संस्था के जगह पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई। यानी ये जो इंकोस्पार है ये आया था आपके 62 में, इसको विलय कर दिया गया किसके रूप में? इसरो के रूप में। अब इसके जगह पे क्या आ गया? 15 अगस्त 1969 को इसरो आ गया। और इसरो जो है आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा नाम ख्याति प्राप्त कर रहे हैं और जो बड़े बड़े विकसित देश हैं उनके जो अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो इंस्टीट्यूट हैं उनके साथ हम कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, है ना। इसरो की जो स्थापना डेट है न सिर्फ 1969 याद रखें, इसके डेट वाइज याद रखें, ज़्यादा काम आएगी। और जो डीआरडीओ की स्थापना है उसको भी डेट वाइज याद रखना है, 1 जनवरी 1958 को हुआ था। क्योंकि ये दोनों की जब भी ईस्वी पूछा जाएगा तो डेट वाइज डिमांड करता है। इनके अलावा डॉक्टर विक्रम साराभाई इसरो के संस्थापक फाउंडर कह सकते हैं और पहले चीफ यानी पहले अध्यक्ष भी कह सकते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई साहब को, है ना। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी माना जाता है। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम साहब को, है ना। तो ये कुछ एक बात। भारत में रॉकेट का पिता किसे कहा जाता है? के सीवन साहब को। किसे? के सीवन साहब को, है ना। दूध के जो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम है वो किसे कहा जाता है? वर्गीस कुरियन को, है ना, वर्गीस कुरियन को। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? एमएस स्वामीनाथन को। तो ये कुछ एक जो महापुरुष हुए जो अपना अमूल्य योगदान हमारे जीवन में छोड़ के चले गए इस दुनिया से, उनको याद रखना है क्योंकि रेलवे उनको हमेशा याद रखता है। ठीक है भैया, तो ध्यान रखना इन सब बातों को। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे पॉइंट पे। तो विक्रम साराभाई इसरो के संस्थापक थे और प्रथम अध्यक्ष भी हुए। इसरो की मुख्यालय आपके बेंगलुरु के कर्नाटक में है। ठीक है, कहाँ पे है? बेंगलुरु के कर्नाटक में है। और इसरो किसके अंतर्गत कार्य करती है? तो अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत। देखिए अंतरिक्ष विभाग, है ना, अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग ये दोनों अलग अलग संस्था है। अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग ये दोनों अलग अलग संस्था है और इन दोनों की स्थापना 1972 में हुआ था। ठीक वैसे ही समझेंगे जैसे सरकार के 3 अंग मैंने बताया था, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, है ना। तो जो अंतरिक्ष आयोग है ये विधायिका का रोल अदा करता है जनाब, है ना, विधायिका का रोल अदा करता है। विधायिका क्या करते हैं? केंद्र में कानून बनाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? कानून बनाने का काम करते हैं। और ये विधायिका में क्या आ रहा था? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट आ रहे थे। यानी जो भारतीय संसद है वही विधायिका है, वो क्या काम करता है? कानून बनाने का काम करता है। लेकिन ये जो बनी बनाई कानून हो जाती है इसको संचालित कौन कर रहा था? वहां पे कार्यपालिका कर रहा था। कौन कर रहा था भाई? कार्यपालिका। तो यहाँ पर भी अगर अंतरिक्ष के इरा में हम सोचें इंडिया के लिहाज से तो अंतरिक्ष आयोग जो है ये अंतरिक्ष से रिलेटेड कानून बनाने का काम करता है और उसे लागू करवाने का काम कौन करता है? अंतरिक्ष विभाग करता है। बात को समझ में आया हो तो लाइक भी कर देना। इसी प्रकार से चीज़ों को आप रिलेट करोगे ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है भैया, तो अंतरिक्ष विभाग के द्वारा जो है संचालित और नियम बनता है आयोग के द्वारा।
अंतरिक्ष आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? अंतरिक्ष संबंधित नीति का निर्माण करना, जैसा कि मैंने अभी रिलेट किया आपको कार्यपालिका और विधायिका से। अंतरिक्ष विभाग इन नीतियों का क्रियान्वयन करते हैं। अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्यरत 5 प्रमुख संस्थान तथा उनका मुख्यालय नीचे दिया गया है। अब जो अंतरिक्ष विभाग है, जैसे कार्यपालिका के अंतर्गत मंत्री परिषद वगैरह होते हैं जिनमें अनेक मंत्रालय के मंत्री होते हैं, वैसे ही अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत जो है 5 मोटे मोटे संस्था है जो नीचे दिया गया है, इनकी स्थापना, हेडक्वार्टर इत्यादि। सबसे इसमें फेमस है इसरो। इसरो को हम ज़्यादा जानते हैं क्योंकि ये हमेशा जो है लैमलाइट में रहते हैं अपने उपलब्धि के कारण। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म पहले ज़माना में पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जाएगा। स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी जी थी और इनकी हेडक्वार्टर जो है बंगलुरु में स्थित है। द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL है ना, इसकी स्थापना 1947 में विक्रम साराभाई ने ही किया था। इसीलिए तो भाई अमूल्य योगदान है ना इनका। इसरो के भी फाउंडेशन में इनका हाथ है, फिर PRL के फाउंडेशन में इनका हाथ है। इसका मुख्यालय अहमदाबाद में स्थित है। किसका? द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL की। राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, एक्चुअली इसका जो स्थापना है 1992 में दूसरे नाम से हुआ था, नेशनल मिसोफियर स्ट्रेटोस्फियर ट्रोपोस्फियर MST रडार फैसिलिटी NMRF है ना, ये आपका वायुमंडलीय लेयर है भाई, इन्हीं के नाम पे ये रखा गया था। फिर क्या हुआ कि 2005 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय वायुमंडल अनुसंधान प्रयोगशाला कर दिया गया। यह आंध्र प्रदेश के गंडकी में स्थित है, तिरुपति के पास। ठीक है भाई, तो ये भी जो है अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत रहकर कार्य करती है। अगला है सेमी कंडक्टर प्रयोगशाला। इसकी स्थापना 1976 में किया गया था और ये पंजाब में स्थित है ना। और ये मिनिस्टर जो होता है केंद्र में, उसमें इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक है। एक है उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, ये लेटेस्ट है, इसकी स्थापना 2000 में हुई थी और इसका जो स्थित है ये शिलांग मेघालय में स्थित है। तो ये अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत 5 मोटे मोटे संस्था है। यहाँ तक आपने क्या समझा कि भाई इसरो जो है, इसरो के जगह पे पहले स्कोपार था, फिर इसरो 1969 में आते हैं, फिर अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 में होती है। अंतरिक्ष आयोग जो है ये कानून बनाते हैं, अंतरिक्ष विभाग जो है ये कानून को लागू करवाते हैं। अंतरिक्ष विभाग जो है इसके अंतर्गत 5 बड़े बड़े संस्था है जिसकी मदद से अपने कार्यों का निष्पादन करते हैं। ठीक है भैया, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। हम चलते हैं आगे। अब देखिए, अब इसरो से जुड़ा हुआ कुछ संस्था है जो आपसे पूछा जाता है, इसका वेन्यू पूछा जाता है कि ये कहाँ स्थित है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में आते रहते हैं, इन्हें कर लेंगे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ये है कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम में। और ये तिरुवनंतपुरम कहाँ पे है? आप लोग कमेंट कर देना भाई, ये तमिलनाडु में है कि केरल में है कि आंध्र प्रदेश में है कि तेलंगाना में है। ये 4 ऑप्शन है। तिरुवनंतपुरम कहाँ पे है? देखता हूँ गूगली खेल के। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये आपका सार UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलोर में है। इसरो प्रणोदर परिसर महेंद्रगिरी में है। लिक्विड प्रोपोर्शनल सिस्टम सेंटर तिरुवनंतपुरम बेंगलोर में है, तिरुवनंतपुरम बेंगलोर में, यहाँ पे गलत लिखा है। इसके अलावा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र SAC अहमदाबाद में है ना। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, सबसे ज़्यादा ये पूछे जाते हैं, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये आपके हैदराबाद में है। ठीक है, ये हैदराबाद में है। और इसी प्रकार से रिमोट शब्द उसमें भी आता है, लेकिन वहाँ पे है ना सेंटर न होके इंस्टीट्यूट शब्द आती है, और वो कहाँ पे है? वो देहरादून के अंदर है। मैंने इसको जो है कन्फ्यूजिंग पेयर वाले पेयर में समझा चुका हूँ। इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, ये बेंगलुरु में है। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी केंद्र, ये हासन और भोपाल में है। हासन कर्नाटक में है, भोपाल मध्य प्रदेश में है। तो ये 2 जगह है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी केंद्र, इन्हें ध्यान रखेंगे। भोपाल में बाद में बना। इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट, ये तिरुवनंतपुरम में है। इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम प्रयोगशाला, ये बेंगलुरु में है। विकास और शिक्षण संचार इकाई अहमदाबाद में है। क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केंद्र है ना, क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, एक छोड़ दिया हूँ कि आप ही बताना ये कहाँ पे है, इसका जवाब आपसे डिमांड कर लेता हूँ। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, ये भी तिरुवनंतपुरम में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये देहरादून में है। अभी जो मैंने आपको कहा ना, जो आपका एक और रिमोट वाला था, ये कंफ्यूजिंग पेयर में आता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग ये देहरादून में है, और एक आपका नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ये हैदराबाद में। ये दोनों ही ज़्यादा आपके एग्जाम में, इन 5, 6, 10 जो है, इनमें से ये 2 ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसरो के नए अध्यक्ष की जो है नियुक्ति कर दी गई है, और इसरो के नए अध्यक्ष
अध्यक्ष बी नारायणन आ गए हैं, जिन्होंने स्थान लिए हैं एस सोमनाथ साहब का। तो इन्हें भी ध्यान रखें। आजकल इसरो का जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के तरीका जो है थोड़ा सा डीप होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए कि चंद्रयान 2 जो है ये किस अध्यक्ष के समय लॉन्च किया गया था। कुछ ऐसे क्वेश्चन आजकल डिमांड करते हैं एग्जामिनर। आपको चाहता है कि होशियार रहे जो हमारे पास सिलेक्ट होकर आएगा, है ना, क्योंकि थोड़ा बहुत ज्ञान रखता हो। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। जैसे चंद्रयान 2 आपका हुआ था इनसे जो पहले के सिवन के मतलब समय में हुआ था, सोमनाथ के समय में थर्ड हुए हैं, और अभी नए आए हैं भी नारायण साहब। इनके अलावा जनवरी 2025 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखिए, कोच में कई प्रकार के कोच होते हैं। ऐसा नहीं कि गौतम गंभीर का नाम आपने सुन लिया कि भाई इंडियन टीम के जो है कप्तान हैं तो खाली गौतम गंभीर साहब ही होंगे। गौतम गंभीर साहब हेड कोच है। हेड कोच मतलब ओवरऑल कोच, मेंटोर, है ना। इसके बाद इसमें यहाँ पे बल्लेबाजी कोच होते हैं, फिर बॉलिंग कोच भी होते हैं, फिर फील्डिंग कोच भी होते हैं, अलग अलग कोच होते हैं। ठीक है, तो जो अभी भारतीय क्रिकेट टीम में बल्लेबाजी कोच के तौर पे नियुक्त किए गए हैं ये सितांशु कोटक को किए गए हैं, और ये आपका और इनकी जो नियुक्ति है ना ये जनवरी 2025 में किया गया है, 16 तारीख को। ठीक है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के जो मेन कोच है वो गौतम गंभीर साहब हैं, जिन्होंने जुलाई 2024 में राहुल द्रविड़ साहब का स्थान लिए थे। देखिए, राहुल द्रविड़ साहब का जो उपनाम है ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनका एक उपनाम है भरोसेमंद, और सबसे पॉपुलर उपनाम है द वाल, है ना, द वाल। द चाइनीज वाल भी बोलते हैं, द वाल भी बोलते हैं। मतलब एकदम दीवार के जैसा खड़े रहते थे, खास करके टेस्ट क्रिकेट के अंदर। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज मॉर्ने मोर्कल को गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है इंडिया का। नीदरलैंड के रियान टेन डोइसे वर्तमान में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच है। तो फील्डिंग कोच हो गए, बॉलिंग कोच हो गए, बैटिंग कोच हो गए और मुख्य कोच हो गए। तो 4 कोच हैं भैया इंडियन क्रिकेट के। ठीक है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के जो वर्तमान कोच हैं ये हैं अमोल मजूमदार। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के वर्तमान कोच क्रेग फुलटन हैं, है ना। भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच हैं हरिंदर सिंह। इसके अलावा मोनालो मॉर्केज को भारतीय पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारे देश स्तर पे जो बड़े बड़े टूर्नामेंट के मुख्य टीम हैं उनके जो कोचेस हैं उनके बारे में मैं यहाँ पे बताया हूँ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। अगला है संगीत कला निधि सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। 2024 के लिए 2025 में दिया जाता है, 2023 के लिए 2024 में दिए गए होंगे, और शुरुआती महीने में दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन को VVI कर लेंगे, चाहे इंडिया में आपको कोई सा भी एग्जाम देना हो। ठीक है, तो भैया ये है TM कृष्णा को संगीत कला निधि सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। अब ये संगीत कला निधि सम्मान क्या है, कौन देता है, तो ये कर्नाटक संगीत में योगदान देने के लिए दिया जाता है। ये कर्नाटक संगीत से जुड़ी हुई भारत रत्न जैसा है। ठीक है भाई, संगीत कला निधि सम्मान कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान है, जो वर्ष 2024 के लिए TM कृष्णा को दिया गया, जो एक मशहूर कर्नाटक संगीत के संगीतज्ञ हैं। वर्ष 2023 के लिए यह सम्मान बॉम्बे जयश्री को दिया गया था, और जो कम से कम 20 बार आपके एग्जाम में 2024 साल भर आता रहा। ठीक है, तो ये 2025 के साल भर आते रहेंगे TM कृष्णा साहब, याद रखेंगे। कर्नाटक संगीत का जो दायरा है, जो क्षेत्र है, ये साउथ इंडियन स्टेट तक ही सीमित है, यानी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये जो रीजन है इसी रीजन में हम कर्नाटक संगीत के नाम से जानते हैं। और शेष अखंड भारत में हम इस प्रकार के संगीत को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखेंगे। इसमें जो साउथ इंडियन स्टेट है वहीं तक आएगा। इसके अलावा कर्नाटक संगीत का जो जनक है ये पुरंदरदास को कहा जाता है, लेकिन जो कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति हैं, यानी 3 बड़े बड़े नाम ख्याति प्राप्त जो कलाकार हैं, उनका नाम है त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री। इन तीनों को इकट्ठे रूप से कर्नाटक संगीत की त्रिरत्न या त्रिमूर्ति कहा जाता है, जबकि जो जनक हैं वो पुरंदरदास है।
एम सुब्बालक्ष्मी को कर्नाटक संगीत की महारानी कहा जाता है और एम सुब्बालक्ष्मी ही वो कलाकार हैं जिन्होंने सबसे पहले म्यूजिक संगीत के सेक्टर में भारत रत्न की सम्मान प्राप्त की थी 1998 में। भारत रत्न से अब तक कितने म्यूजिशियन सम्मानित हो चुके हैं, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखता हूं कि भारत रत्न से अब तक कितने कलाकार जो है सम्मानित हो चुके हैं जो संगीत से ताल्लुकात रखता हो। ठीक है भाई, कुल मिला के मतलब संगीत से हो गया, जैसे एम सुब्बालक्ष्मी, लता मंगेशकर, बिस्मिल्लाह खां, 2-4 हम भी बता दें और आप काउंट करके बताइएगा, है ना। मैं आपको हिंट देने के लिए बता दूं, 2019 के बाद किसी भी संगीतज्ञ को नहीं मिला है भारत रत्न, 2019 में मिला था लास्ट टाइम। तो ये हो गया। कर्नाटक संगीत में कितने प्रकार के स्वर का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप कहेंगे 12 प्रकार के स्वर का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, कर्नाटक संगीत में भी 12 प्रकार के स्वर का इस्तेमाल किया जाता है और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंदर भी 12 प्रकार के स्वर का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर दोनों में से कोई भी संगीत के अंदर टोटल कितने स्वर का इस्तेमाल किया जाता है पूछेंगे तो आप आंसर देना है 12 प्रकार का। देखिए, कर्नाटक संगीत में एक टर्म है, एक वर्ड है टेम्पो। इस टेम्पो का अर्थ होता है लय। क्या होता है? लय। अब लय क्या होता है, ताल क्या होता है, ये तो हम इसी परिवेश में जीते पले बढ़ते हैं तो आराम से समझते हैं। तो मतलब सिर्फ इतना समझना है, टेम्पो का मतलब लय होता है कर्नाटक संगीत के अंतर्गत, जो संगीत की गति या गति को दर्शाता है ना। कर्नाटक संगीत में अस्थाई या सप्तक, यह संगीत के स्वरों का एक सेट को दर्शाता है। एक मतलब जो स्वर होते हैं उनके एक सेट को अस्थाई या सप्तक कहा जाता है कर्नाटक संगीत के अंतर्गत। और अभी इस बार के आरपीएफ एग्जाम 2025 में जो आपका हुआ, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्नाटक संगीत में कितने प्रकार के सप्तक, है ना, का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप कहेंगे 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के सप्तक का इस्तेमाल किया जाता है, 12 प्रकार के स्वर का इस्तेमाल किया जाता है। टेम्पो मीन्स कर्नाटक संगीत के अंतर्गत लय होता है। अस्थाई या सप्तक दोनों सेम चीज है। इसका मतलब होता है कि स्वरों का एक सेट, एक पेयर। ठीक है भाई, ध्यान रखें। इसके अलावा कर्नाटक संगीत में कौन कौन से वाद्य यंत्र इस्तेमाल होती है, आने वाले समय के लिए खुफिया क्वेश्चन रहेंगे। तो बीना भैया, वायलिन, मृदंगम, तंबूरा, बांसुरी, नादस्वरम। नादस्वरम के जो भी कलाकार होते हैं ना, उनके सरनेम में ज़्यादातर आप पिल्लई देखेंगे, है ना। पिल्लई सरनेम रहता है ज़्यादातर, 100% तो नहीं, लेकिन एक डूबते का तिनके का सहारा सुने होंगे आपने। मैंने जितने भी आपका हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कलाकार होते हैं, है ना, उनका मैंने एक छोटा छोटा ट्रिक दे रखा है, जो आप टॉपिक वाइज आपको दिया जाता है हमारे किसी भी परचेज के साथ, तो वहाँ पर भी इस चीज़ को दर्शाया गया है। बहुत ही हेल्प मिल जाती है जी, और मुझे लगता है कि लगभग काम हो जाता है। अगर डायरेक्ट नहीं पकड़ में आता है तो ऑप्शन छांट देते हैं। अगर आपको ट्रिक याद है तो थोड़ा सा हिंट दूँ, जैसे आपका जो भी मणिपुरी के कलाकार होते हैं ना, उनके या तो झावेरी सरनेम होते हैं या सिंह सरनेम होते हैं। आप मिला के देख लीजिएगा, 90% से अधिक कलाकार ऐसे ही हैं, है ना। इसके अलावा जो भी सत्रिया के कलाकार होते हैं, जो असम के शास्त्रीय नृत्य हैं, इसके लास्ट में या तो बोरबयान सरनेम होते हैं या सैकिया सरनेम होते हैं या गोस्वामी सरनेम होते हैं। यहाँ से काम चल जाता है। जो भी आपके कथक कलाकार होते हैं, सितारा देवी, है ना, और समा भाटे, रोहिणी भाटे, नालनी कमालनी, अस्थाना यानी अस्थाना भाटे और आपका सिंह सरनेम यहाँ पे महाराज, अस्थाना भाटे और महाराज सरनेम जो है कथक के लिए काम करता है। रेड्डी सरनेम जो है कुचिपुड़ी के लिए कार्य करता है। तो ये कुछ एक सरनेम है जो आपको काम आता है। तो मैं यहाँ पे फिर से लौट आता हूँ। कर्नाटक संगीत में नादस्वरम में इस्तेमाल होता है घाटम। घाटम के एक महान प्लेयर टी.एच. विनायक हैं, जिसको बार बार पूछा जाता है। टी.एच. विनायक घाटम प्ले करते हैं और ये कर्नाटक संगीत के इंस्ट्रूमेंट हैं, इन्हें पूछा जाता है। कंजीरा, एक मंजीरा भी होता है, ये कंजीरा है, मोरसिंग है। तो ये सभी के सभी कर्नाटक संगीत में इस्तेमाल होने वाले वाद्य यंत्र हैं। कर्नाटक संगीत के प्रमुख कलाकार में आएंगे स्वाति थिरुनल, है ना, गोपाल कृष्णन भारती, नीलकंठ शिवन, पट्टनम सुब्रमण्यम अय्यर, मैसूर वासुदेवचर,
कोटेश्वर अय्यर, मुथैया भगवतार, सुब्रमण्यम भरतियार, कल्याणी वरदराजन, एम बालमुरली कृष्णन, पापनाशम शिवन, है ना, DK पट्टामल, MS सुब्बालक्ष्मी सबको याद है तो याद रखने की जरूरत नहीं, ML बसंत कुमारी, TH विनायक राम, अभी मैंने घाटम से रिलेट किया था इसे, MS सुब्बालक्ष्मी 2 बार लिखा गया। तो ये सभी के सभी जो है कर्नाटक संगीत के महान कलाकारों में से हो जाएगा। बॉम्बे जयश्री और ऐड कर लीजिएगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य जो है गंगा नदी बेसिन क्षेत्र में एग्जिस्ट नहीं करता है? सबसे पहले 2 चीज़ समझना जरूरी है इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए, समझने के लिए। बहुत सारे बच्चे 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको यही पता नहीं है कि बेसिन क्या होता है और उस नदी का किस किस राज्य से गुजरना क्या होता है। एक तो होता है कि भाई कोई नदी कौन कौन से राज्य से होकर गुजरता है। गंगा के केस में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड इस प्रकार से गुजरेंगे, ठीक है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गंगा नदी की बेसिन जो है यही 5 गो राज्य हुआ, ऐसा नहीं है। बेसिन का मतलब है कि जल स्रोत किस किस राज्यों से जो है इसमें आके फिल होती है, उसे बेसिन कहा जाता है, चाहे कहीं से भी आता हो। अगर इसमें आके जल विसर्जित होते हैं और उसका ओरिजिन किसी दूसरे स्टेट में है जहाँ पे ये नहीं भी प्रवाहित होती है डायरेक्टली, तो भी बेसिन के अंतर्गत आ जाएंगे। आई होप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हैं। जैसे महासागर का पूरा दुनिया ही बेसिन है, ठीक है, वैसे ही है ना भाई। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है गंगा नदी की बेसिन क्षेत्र में नहीं आती है? ओडिशा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे ओडिशा आंसर हो जाएगा। ओडिशा की कोई भी जल स्रोत गंगा नदी में नहीं आती, तो ओडिशा राइट आंसर है ना। उत्तर प्रदेश में तो डायरेक्ट प्रवाहित ही होती है, तो बेसिन का पिताजी हो गए। हिमाचल प्रदेश भी इनके बेसिन क्षेत्र में आते हैं और मध्य प्रदेश भी इनके बेसिन क्षेत्र में आते हैं, ओडिशा नहीं आता। तो राइट आंसर ओडिशा है। गंगा नदी बेसिन भारत के 11 राज्यों को कवर करता है, जो है उत्तराखंड, यहाँ से ओरिजिन ही होता है। हिमाचल प्रदेश बेसिन में आ जाते हैं, हरियाणा भी आता है, उत्तर प्रदेश भी आता है, यहाँ से प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश बेसिन क्षेत्र में आते हैं, राजस्थान भी बेसिन क्षेत्र में आ जाते हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड से प्रवाहित ही होते हैं, बिहार से प्रवाहित ही होते हैं, पश्चिम बंगाल से प्रवाहित ही होती है ना। यूटी, दिल्ली जो है ये भी इनके बेसिन क्षेत्र में आ जाते हैं। तो ये वो 11 स्थान हैं जो गंगा नदी में जल फिल करने में मदद करती है। गंगा नदी भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इसके बाद ये विसर्जित नहीं होते हैं, ये चला जाते हैं बांग्लादेश के अंदर, और एक जलधारा मुड़ के इंडिया में ही रह जाता है जिसे हुगली कहते हैं, और एक जलधारा बांग्लादेश में चला जाता है जहाँ पे इन्हें पद्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आते हैं गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी। तो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी में आएंगे रामगंगा, ये पहला सहायक नदी है। कितनी बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि गंगा नदी की प्रथम सहायक नदी कौन सी है? स्वाभाविक सी बात है कि गंगा नदी डायरेक्ट नहीं निकलती। गंगा नदी जो है 2 जलधाराओं का मिश्रण है ना, जो अलकनंदा और भागीरथी हैं, और ये देवप्रयाग में मिलके बनती है। जब देवप्रयाग में गंगा नदी आपका बन जाती है, उसके बाद इनको प्रथम सहायक नदी रामगंगा मिलती है ना। तो इसीलिए आपसे पूछा जाता है कि गंगा के प्रथम सहायक नदी कौन सी है, तो आपका जो है रामगंगा हो जाते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। कैली नदी, सिंधी नदी, एगो सिंधु नदी है जो तो ये अपने आप में नदी तंत्र है सिंधु नदी। और सिंधु नदी जल विवाद भी आपको याद रखना है दोस्त, 1960 में हुआ था, मामला गरमाया हुआ था थोड़ी दिन पहले, ठीक है। इसके अलावा सोम नदी, महाकाली, गोमती, सोन नदी। ये सोन नदी भी जो है ना, ये भी एक रिकॉर्ड रखता है कि ये दक्षिण के तरफ से आके गंगा नदी में मिलेंगे पटना के पास और आरा के बाद, ठीक है। और ये जो है सेकेंड सबसे लंबी गंगा की ट्रिब्यूटरी है आफ्टर यमुना, इसे भी ध्यान रखेंगे। दामोदर नदी, महानंदा नदी, महानंदा नदी के साथ भी एक रिकॉर्ड है, ये इंडिया में सबसे लास्ट ट्रिब्यूटरीज है किसके? गंगा के। तो फर्स्ट हो गए गंगा और लास्ट हो गए महानंदा, इन दोनों को भी ध्यान रखना है। गंगा नदी बेसिन भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन तो है ही, है ना। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा 2525 किलोमीटर के साथ तो है ही। भारत के राष्ट्रीय नदी गंगा, नेशनल रिवर तो है ही। गंगा जो जलीय जीव है डॉल्फिन, है ना, गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित तो कर ही दिया गया। तो ये सब तो कुछ एडिशनल ये आपका क्या है भैया रिकॉर्ड है। इसके अलावा यह एक ऐसा नदी बेसिन प्रणाली है जो पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या को जो है शरण देते हैं, पनाह देते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि दुनिया में सबसे अधिक आबादी किस नदी बेसिन में निवास करते हैं, तो गंगा कहना है, नहीं तो अमेजन झट से नहीं मार देना है ना। वो भोंगे बड़ा, लेकिन वहाँ पे जो है जनजाति निवास नहीं, मतलब लोग नहीं निवास करते, इतना जनजीवन कहना सही रहेगा, जनजाति नहीं।
विष्णुप्रयाग चमोली में है, जहाँ पश्चिमी धौली गंगा नदी और अलकनंदा नदी मीट करते हैं, इसे अपन कहते हैं विष्णुप्रयाग। नंदप्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा, यहाँ से नंदप्रयाग नंदाकिनी, याद करने की जरूरत नहीं। कर्णप्रयाग में पिंडार नदी से अलकनंदा पिंडार से मिलती है, माफ़ कीजिएगा, पिंडार अलकनंदा से मिलती है, ठीक है, ऐसा कहना सही रहेगा, क्योंकि पिंडार का अस्तित्व यहाँ पे ख़त्म होगा और जिसका ख़त्म होगा वो मिलती है ना। वैसे ही ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जैसे आपके कोई सीनियर हैं तो अगर आप कह दोगे कि ये मेरे साथ काम करते हैं तो ये कहना गलत होगा, आपको कहना होगा कि मैं इनके साथ काम करता हूँ, ठीक है। अगर आप जूनियर हो तो इन सब तहजीब को भी ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो बुरा इफेक्ट पड़ता है। रुद्रप्रयाग, जहाँ मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से मिलती है। देवप्रयाग, अब यहाँ पे है ना, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, जिसे सास बहु संगम भी कहते हैं, और यहीं से गंगा क्रिएट होती है। और गंगा का पाथ मैंने बता ही दिया, 5 स्टेट, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश के बाद आपका बिहार में, बिहार के बाद झारखंड में, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल और उसके बाद बांग्लादेश, फिर बंगाल के खाड़ी। इनके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा जो सुंदरबन डेल्टा है, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना डेल्टा भी कहा जाता है। अब ये मेघना शब्द जो आया है ये आपका भारतीय गंगा का एक जलधारा, और भारत से फिर प्रवाहित होकर जो ब्रह्मपुत्र जब जाते हैं बांग्लादेश में, और जब इन दोनों का जलधारा बांग्लादेश के अंतर्गत मिल जाती है तो ये संयुक्त जलधारा को ही मेघना कहा जाता है। मेघना ब्रह्मपुत्र और गंगा का संयुक्त जलधारा है, ठीक है भाई। जैसे गंगा अलकनंदा और भागीरथी की संयुक्त जलधारा है, वैसे ही मेघना बांग्लादेश के अंदर ब्रह्मपुत्र जो स्थानीय भाषा में जमुना कहलाता है वहाँ पे, और गंगा जिसे स्थानीय भाषा में पद्मा कहलाते हैं। तो आप कह सकते हैं जमुना और पद्मा का संयुक्त जलधारा मेघना है, या फिर आप इधर के भाषा में कह सकते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त जलधारा को हम मेघना कहते हैं। तो जो सुंदरबन डेल्टा होते हैं उनको अपन गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना डेल्टा भी कहते हैं। ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य और बांग्लादेश को कवर करते हैं, और यहाँ पे आपको सुंदरी का वृक्ष देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो सुंदरबन डेल्टा है यहाँ पे आपको मैनग्रोव वन मिलेगा। मैनग्रोव वन को और क्या नाम दिया गया है सर? ज्वारीय वन। क्या नाम दिया गया है? ज्वारीय वन, है ना। ये एक दलदली वाली वन होती है जो अनेक जीव जंतुओं का प्राकृतिक आवास माना जाता है, और ये तटीय इलाका में ज़्यादा पाया जाता है। और इसके वन जो हैं अधिकांश हिस्सा अपने जल में डुबाए रहते हैं, खारे पानी के क्षेत्र में पाए जाते हैं। बहुत सारी बात है, आपको बस जोड़ते हुए जाना है अपने नॉलेज को। सिंधु नदी बेसिन क्षेत्र में पड़ने वाले राज्य में जम्मू आ जाएंगे, लद्दाख आ जाएंगे, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़, ये सिंधु नदी के बेसिन क्षेत्र में आएंगे। देखिए सर, सिंधु नदी से बहुत क्वेश्चन याद रखना है। 1960 में सिंधु जल समझौता, है ना, जो जवाहरलाल नेहरू और उधर से अयूब खान आए थे, है ना, अयूब खान, जेएल नेहरू, ठीक है। इनके अलावा जो सिंधु नदी है ये कहाँ से निकलते हैं? तो ये भी तिब्बत के मानसरोवर के पास से ही निकलती है। लेकिन इनका ग्लेशियर का नाम क्या है? तो इसका ग्लेशियर का नाम है बोखारछू ग्लेशियर, है ना, बोखारछू ग्लेशियर या बोकारचू ग्लेशियर, ठीक है। जहाँ पे इसे क्या कहा जाता है स्थानीय भाषा में सिंधु नदी को? सिंगी खंबाब, है ना, सिंगी खंबाब कहा जाता है, या शेर का मुंह कहा जाता है, या शेर मुख कहा जाता है, ठीक है भाई। यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है ना। अभी देखिए सिंधु का हो गया बोखारछू ग्लेशियर, एक निकलता है आपका सतलज जो राकस ताल से निकलता है या राक्षस ताल से निकलता है ना। एक निकलता है आपका सतलज, ये निकलता है राकस ताल। कहाँ से? राकस ताल से निकलती है, ठीक है। ये भी आपके मानसरोवर के पास से निकलती है, राकस ताल से। इसके अलावा एक आपका निकलती है राछा, जो सतलज को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, है ना, इसको कहते हैं सिंगी खंबाब, इसको कहते हैं लेंगचेन खंबाब, है ना, लेंगचेन खंबाब कहा जाता है। किसको? सतलज को, ठीक है। और एक आपका ब्रह्मपुत्र भी निकलता है वहाँ से, ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है ना, इंडिया में जब पहुंचता है तो सियांग या दिहांग कहा जाता है, तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांगपो। अब ब्रह्मपुत्र का भी ग्लेशियर अलग है, जिसका नाम क्या है? चेमा डुयुंग ग्लेशियर। क्या नाम है भाई? चेमा ड्यूंग ग्लेशियर। तो यहाँ पे तीनों ग्लेशियर का नाम याद रखना है। 3 नदी निकलती है, ये भी याद रखनी है। तीनों नदी इंडिया में अपना अपना अलग महत्व बनाए हैं, ये भी याद रखना है। जैसे सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये बड़े बड़े नदी हैं, इंडिया में फॉलो होते हैं, लेकिन निकलती हैं देश के बाहर से, इसीलिए ये राष्ट्रपारीय नदी में आते हैं। और ये कहाँ से निकलते हैं? तिब्बत के मानसरोवर से। अलग अलग ग्लेशियर है, बता दिया। सिंधु का हो जाता है आपका बोखारछू, सतलज का हो जाता है राक्षस ताल, और ब्रह्मपुत्र का हो जाता है क्या? चेमा ड्यूंग। और वहाँ के स्थानीय भाषा में इनके अलग अलग नाम है, वो भी बता दिया। और इंडिया में
में जब ब्रह्मपुत्र आते हैं तो इसे दिहांग या सियांग कहा जाता है, जो अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रा के पास एंट्री मारते हैं। और अरुणाचल प्रदेश के भारत के दो राज्य अरुणाचल प्रदेश और असम में प्रवाहित होते हैं। लेकिन मैंने अभी शुरुआत में ही कहा था कि भाई राज्य से फ्लो होना एक अलग चीज़ है, बेसिन एक अलग चीज़ है। तो आइए बेसिन को देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश और असम तो आते ही आते हैं, साथ में मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल भी आ जाती है। ठीक है, और यहाँ पे अलग से लिखा भी गया है कि यह अरुणाचल प्रदेश और असम में प्रवाहित होती है। चलेंगे आगे, इनके सहायक नदी की बात करेंगे। लोहित नदी, बराक नदी, सुबनसिरी, धनसरी, मानस, ये सभी के सभी जो है आपके नदी हो जाते हैं किनके, ब्रह्मपुत्र के सहायक ट्रिब्यूटरीज हो जाते हैं। पाइथन और एसक्यूएल कंप्यूटर के किस जनरेशन के प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है? देखिए, प्रोग्रामिंग भाषा शुरू से ही है, लो लेवल, हाई लेवल, ऐसे होना मतलब पीढ़ी के अनुसार बदलता गया। तो जो एसक्यूएल है ना, एसक्यूएल है, ये आपके चौथी जनरेशन में यूज होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है भाई। पहली दो पीढ़ियों को हम निम्न स्तरीय भाषा कहते हैं। जो कंप्यूटर के पहले दो पीढ़ी थे जिसमें निर्वात और ट्रांजिस्टर का आविष्कार तक ही सीमित था, तो उस समय हम प्रोग्रामिंग के लिए निम्न स्तरीय भाषा का इस्तेमाल करते थे, है ना। अगली तीन पीढ़ियों को हम उच्च स्तरीय भाषा कहे। अगली तीन पीढ़ियों में हमने आईसी चिप का यूज किया, है ना। और इसके अलावा हमने माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया। निम्न स्तरीय भाषा में मशीनी भाषा और असेंबली भाषा आ जाती है। अगर आपसे कोई पूछे कि मशीनी भाषा कंप्यूटर के किस भाषा के अंतर्गत आती है या असेंबली भाषा कंप्यूटर के किस भाषा के अंतर्गत आती है, तो आप कहेंगे कि भाई ये जो है निम्न स्तरीय भाषा है। ठीक है। कंप्यूटर की कुछ प्रमुख उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं में पाइथन, है ना, जावा, C++, जावा स्क्रिप्ट, रूबी, है ना, कोबोल, पास्कल और बेसिक इत्यादि शामिल है। ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज है। यहाँ से आपके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। LLL लो लेवल लैंग्वेज, HLL हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये भी पूछे जाते हैं। इनके अलावा पांचवी पीढ़ी की जो भाषाएं हैं, ये प्रोग्रामिंग भाषाएं जिनमें प्रोग्राम विकसित करने के लिए विजुअल टूल्स होते हैं, है ना। इस पीढ़ी के कुछ प्रमुख भाषा में आ गए हैं मरकरी, OPS 5, प्रोलॉग, ये सभी के सभी फिफ्थ जनरेशन के भाषा है, काफ़ी एडवांस्ड भाषा है प्रोग्रामिंग हेतु। ठीक है। कंप्यूटर की पहली उच्च स्तरीय भाषा जो आज भी पूछे जाते हैं, ये है भैया फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है ना। इसका होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। क्या होता है? फार्मूला ट्रांसलेशन। इसको विकसित किए थे IBM कंपनी ने। IBM का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है ना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है IBM का फुल फॉर्म। 1957 में इस भाषा को जॉन बैकस के द्वारा विकसित किया गया था, किसको? फोर्ट्रॉन का, और ये पहला उच्च स्तरीय भाषा था। ठीक है। इसका इस्तेमाल गणितीय और वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किया गया था। HLL का यहाँ पे मैं एग्जाम्पल स्वरूप लिख दिया हूँ कि हाई लेवल लैंग्वेज, मैंने अभी लिख के भी बताया था। LLL रहेगा तो लो लेवल लैंग्वेज होगा। स्पीकिंग विथ नेचर द ओरिजिन ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? ये रामचंद्र गुहा साहब की लेटेस्ट सीरीज की किताब है। VVI करके रखेंगे, ये बहुत बड़े राइटर हैं, इनके किताब जब भी छपेंगे एग्जाम में आएंगे। ठीक है। रामचंद्र गुहा के अन्य प्रमुख पुस्तक में आएंगे तो जो भी इंडिया आफ्टर गांधी, गांधी बिफोर इंडिया, तो जो गांधी वाले किताबें बहुत लिखे हैं ये। द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, गांधी बिफोर इंडिया, गांधी द ईयर्स चैट चेंज द वर्ल्ड, ए कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, द अनक्वेडेड वुड्स। इसके अलावा ए ग्लोबल हिस्ट्री, सेवेजिंग द सिविलाइज्ड, सोशल इकोलॉजी, डेमोक्रेट्स एंड डिस्टेंस और रिवेल्स अगेंस्ट द राज, ये भी न्यू किताब है। तो कम से कम इनके 2-3 किताब जरूर याद रखें, रिवेल्स अगेंस्ट द राज, इसके अलावा स्पीकिंग विथ नेचर। ये बाद वाला याद नहीं रखोगे चलेगा, ये जो डबल डॉट के पहले होते हैं ना, ये जरूर याद रखें, इतना ही से आपको काम हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि सुरेश रैना की जो किताब है बिलीव वाला, उसका नाम बहुत बड़ा है, लेकिन हमने बिलीव ही याद रखा है ना, उससे काम हमारा चल जाता है। जहाँ थोड़े से काम चल जाता है वहाँ ज़्यादा क्या दिमाग लगाना। कैलाश सत्यार्थी की कुछ प्रमुख पुस्तक में आएंगे। अभी इनकी आत्मकथा है ना, ऑटोबायोग्राफी का विमोचन इन्होंने किया है, जिनका नाम है दिया सलाय, और इसे VVI कर लेंगे क्योंकि कैलाश सत्यार्थी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है।
इन्हें 2014 में आपको याद होगा कि मलाला यूसुफजई, जो उस समय सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार की विजेता महिला बनी थी, इन्हीं के साथ इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किन्हें? कैलाश सत्यार्थी साहब को। और ये जो है बचपना पे ज़्यादा काम करते हैं, बच्चों के लिए आना, जिनके जो किताब वगैरह भी होते हैं ना, उसमें जो है बचपना चीज़ को इंगित किया गया रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। दिया सलाह। एक और इनके किताब हैं, तुम पहले क्यों नहीं आए। इनकी और किताब है एवरी चाइल्ड मैटर्स, सपनों की रोशनी। ये सभी के सभी किताब जो हैं कैलाश सत्यार्थी साहब के द्वारा लिखा गया है। द इंडिया वे, स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, व्हाई इंडिया मैटर्स। ये दोनों के दोनों किताब, एक तो नवीन श्रेणी के है और एक 2010 से पहले की है। ये दोनों के दोनों किताब जो है वर्तमान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब के द्वारा लिखा गया है। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। द ग्रेट कॉन्सिलेटर, लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। ये किताब लिखे हैं संजीव चोपड़ा साहब। ये भी नवीन श्रेणी के किताब हैं। ये लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर लिखा गया किताब है, नाम से स्पष्ट है। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में मैं एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछूंगा कि ये इंडिया के किस क्रमांक के प्राइम मिनिस्टर थे। किस क्रमांक के? सेकेंड थे, थर्ड थे, फोर्थ थे, फिफ्थ थे। बताइएगा कि लाल बहादुर शास्त्री साहब इंडिया के किस क्रमांक के प्राइम मिनिस्टर हुए, बिना गूगल सुगल किए हुए। ठीक है भाई। इनके अलावा द ग्रेट इंडियन नोवेल, अंबेडकर ए लाइफ, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, द ईरा ऑफ डार्कनेस इत्यादि पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर साहब। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ये भी आजकल चर्चा में चल रहे हैं, तो इनके किताब भी चर्चा में फट से आ जाएंगे, है ना। इनके अलावा निम्नलिखित में दिए गए पदार्थ तथा पाए जाने वाली प्रमुख अवयव के संदर्भ में किसका मिलान सही किया गया है? इंसुलिन। इंसुलिन में क्या जस्ता पाए जाते हैं? एकदम सही है, इंसुलिन में जस्ता पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन में लोहा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम सही है। विटामिन B12 में कोबाल्ट भी सही है। तो सभी के सभी सही है, सही ही पूछ रहा है, तो उपयुक्त सभी का मिलान सही दिया गया है। मैंने ऐसा आंसर कर दिया है। अब आते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा बारीकी से समझते हैं। देखिए, इंसुलिन का स्रावन मानव शरीर के अग्नाशय से होती है। यह एक प्रमुख हार्मोन है। इसके कम होने से मधुमेह रोग होती है। सबसे पहला क्वेश्चन है ना, हार्मोन और एंजाइम में क्या फ़र्क है? हार्मोन और एंजाइम में क्या फ़र्क है? तो हार्मोन जो है ये ऑल शरीर के ऊपर इफेक्ट डालता है, जबकि एंजाइम किसी खास जगह पे ही काम आती है। ठीक है भाई। तो पहला फर्क तो ये है। इसका मतलब जो हार्मोन है ये सीधे ब्लड में डोनेट कर दिया जाता होगा, तभी तो पूरे शरीर में ब्लड के माध्यम से जाएंगे। और जो एंजाइम है इसके लिए किसी पार्टिकुलर जगह पे पहुंचाना है, तो इसके लिए एक पार्टिकुलर डक्ट, पार्टिकुलर नली की व्यवस्था होगी, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार के ग्रंथि में नली या नलिका की व्यवस्था नहीं होती है? तो आप कहेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि में। अंतःस्रावी एक्सोक्राइन इंडोक्राइन नहीं होता है क्या? एक एक्सोक्राइन है ना, और एक आपका जो होता है अंतःस्रावी और बहिस्रावी कहते हैं हिंदी में, है ना। तो जो अंतःस्रावी होगा वो हार्मोन का स्त्राव करते हैं और हार्मोन सीधे ब्लड में छोड़ दिया जाता है। और जो एंजाइम होता है इसके लिए डक्ट की व्यवस्था रहती है, क्योंकि इसे पार्टिकुलर जगह पे ले जाना है जहाँ इसके काम है ना भैया। तो भाई बहिस्रावी में नलिका रहती है, अंतःस्रावी में नलिका नहीं रहती है। ये एक बात ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन हाल फिलहाल भी आए और पहले भी मैं पढ़ा रखा हूँ। ठीक है भाई। इसके अलावा अब आ जाते हैं कि भाई ये जो अग्नाशय है ये आपका मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड कहने का मतलब ये आपका जो है अंतःस्रावी का भी काम करते हैं और आपका बहिस्रावी का भी काम करते हैं। मतलब ये हार्मोन का भी स्त्राव करता होगा और ये आपका एंजाइम का भी स्त्राव करता होगा। एकदम सही है भाई। अब इंसुलिन से कमी से एक बीमारी होता है जिसका नाम है मधुमेह। मधुमेह क्या होता है? इसे हम चिनिया बीमारी कहते हैं, शक्कर वाली बीमारी कहते हैं, या फिर शुगर कहते हैं डायरेक्ट, है ना। इसका मतलब कि शरीर में जो है ग्लूकोज की मात्रा या शुगर या मीठापन की जो मात्रा वो बढ़ जाते हैं। इसका मतलब इंसुलिन क्या कर रहा होगा? इन सब चीज़ों को बैलेंस करने का काम करता होगा। अर्थात इंसुलिन किस पे कार्य करता होगा? ग्लूकोज या मिठास पे शरीर के अंतर्गत कार्य करता होगा। ये मैं मोटे मोटे अंदाजा वाला भाषा में, मतलब देहाती भाषा में बोल रहा हूँ, मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं। इसके अलावा हीमोग्लोबिन रक्त में पाए जाने वाले अवयव हैं। इसी की उपस्थिति के कारण खून का रंग लाल होता है। बचपन में इतना ही तक पढ़े थे
थे, फिर थोड़ा बड़े हुए तो हीमोग्लोबिन के माध्यम से शरीर में क्या होता है, ऑक्सीजन का आदान प्रदान संचार होता है। इसको थोड़ा सा और वाइड करेंगे तो आप कहेंगे शरीर के विभिन्न हिस्सा तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य जो है हीमोग्लोबिन के माध्यम से होती है। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो किससे मापी जाती है, हीमोसाइटोमीटर से मापी जाती है। जब आप ब्लड परीक्षण कराते हो तो वहां पे जो ब्लड के विभिन्न अवयव होते हैं उसकी जो रिजल्ट सामने में लिखा रहता है उसके अकॉर्डिंग, है ना, कि भाई एक वयस्क मानव के जो ब्लड है उनमें हीमोग्लोबिन का लेयर मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो 14 से 18 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। वहीं महिलाओं में 12 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। जो औसत है ना वो 16 ग्राम है पुरुष के लिए, ठीक है, यानी 14 से 18 के बीच में आ जाता है। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, वर्णक है, जो कहाँ पे रहता है, क्रोमोप्लास्ट में रहता है। और क्रोमोप्लास्ट के अंतर्गत भी किस प्रकार की झिल्ली में रहते हैं, तो कहेंगे थाइलोकोइड झिल्ली में रहती है ना। कई लेयर से चीज़ों को समझेंगे। इसकी उपस्थिति के कारण पेड़ पौधों के में जो पत्ती का रंग है वो हरा हो जाता है, और जिसके पत्ती का रंग हरा नहीं होते वो पेड़ पौधे के अंतर्गत नहीं आते हैं। जैसे कवक, कवक का पत्ता आपने हरा देखा कभी, है ना। कवक कुछ इस प्रकार से होता है, छत्ता के जैसा होता है और ये सफ़ेद रहता है ना। इसीलिए कवक जो है ये पेड़ पौधों के श्रेणी में नहीं आती है, ये स्वपोषी नहीं है, परपोषी में आ जाता है। इसीलिए हम इसे पेड़ पौधे नहीं मानते हैं, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है ये, ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं होती, है ना। तो क्लोरोफिल जो है पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। साथ ही साथ ये कहाँ रहता है, क्रोमोप्लास्ट के थाइलकॉइड झिल्ली में रहता है। क्लोरोफिल के माध्यम से क्या होता है कि जो सूर्य से एनर्जी है उनको एब्जॉर्ब करता है, और इस एनर्जी को पेड़ पौधा किस रूप में कन्वर्ट करता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, है ना। पेड़ पौधे कैसे कन्वर्ट करते हैं भैया, है ना। तो पेड़ पौधा जो है रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, तापीय ऊर्जा को या सूर्य के प्रकाश को, ठीक है। सूर्य के प्रकाश को जो है अवशोषित करने का काम कौन करता है, क्लोरोफिल करता है। और क्लोरोफिल में क्या रहता है, मैग्नीशियम धातु रहता है। तो इस पार्टिकुलर पॉइंट से हमने 6-7 बात सीखा है। क्लोरोफिल कहाँ पे रहेगा, तो सबसे पहले तो ये पेड़ पौधे में रहते हैं, जो पेड़ पौधे नहीं है वहाँ नहीं रहते, है ना। क्लोरोफिल कहाँ रहते हैं, क्रोमोप्लास्ट के थाइलोकॉइड झिल्ली में रहते हैं। इसका मुख्य काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में पेड़ पौधों को मदद करना। किस रूप में, सूर्य से ऊर्जा को ऑब्जर्व करके, ठीक है। सो पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है, रासायनिक ऊर्जा में होता है। ये सब बात ध्यान रखेंगे। और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। इसे हरित लवक कहेंगे हिंदी में। विटामिन बी जो है ये 8 विटामिन्स के ग्रुप हैं, है ना, जिसमें विटामिन B1 को अपन थायमीन कहते हैं और इसके कमी से पॉपुलर रोग बेरी होती है। विटामिन B2 को अपन राइबोफ्लोविन कहते हैं। विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं। विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। विटामिन B6 को पायरोडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन B12 को साइनोकोबालामीन कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक विटामिन है जो बी वाला मैंने बताया है। विटामिन B12 में आपको कोबाल्ट धातु की उपस्थिति पाई जाएगी, ये भी एकदम सत्य है। और विटामिन B12 के कमी से एनीमिया रोग भी होती है ना। एनीमिया मतलब रक्त अल्पता, रक्त की कमी हो जाती है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। वैसे डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है खून के कमी से कौन सी बीमारी, तो एनीमिया, रक्त अल्पता, लेकिन विटामिन B12 के कमी से भी रक्त अल्पता या एनीमिया होती है, ठीक है भाई। इसके अलावा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध होते हैं, आंख के लिए अच्छा होता है, आंख की रोशनी के लिए अच्छा होता है। आंख की बीमारी कौन कौन सी है, मोतियाबिंद, रतौंधी, ग्लूकोमा, ट्रकोमा, मायोपिया, हेट्रोपिया, जुरप्थलोमिया, ये सभी के सभी बीमारी जो है आंख में होती है। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा कि निकट दृष्टि दोष में, है ना, निकट दृष्टि दोष जो होती है आंख के अंतर्गत, तो उस दृष्टि दोष वाले व्यक्ति में जो है इमेज कहाँ बन जाता है। इमेज जो है वैसे रेटिना पे बनना चाहिए, लेकिन ये इमेज कहाँ बन जाता है, रेटिना के आगे बन जाता है कि रेटिना के पीछे जाके बनता है ना। निकट दृष्टि दोष से ग्रसित अगर कोई व्यक्ति है तो बता दूं कि इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस की चश्मा लगाया जाता है। तो बताना जरूर भैया कि रेटिना के आगे बनेगा कि पीछे बनेगा इमेज, है ना। इनके अलावा विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। और जो भी सिट्रस फल होते हैं, खट्टे फल होते हैं, इनके अच्छे स्रोत होते हैं। इसके कमी से स्कर्वी या त्वचा संबंधित रोग हो जाते हैं, है ना। इसके अलावा विटामिन डी
डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। जैसे अभी आपने बहुत सारे फेस क्रीम देखा होगा तो उसमें बोलता है ना एडेड विटामिन सी, है ना भैया। तो विटामिन सी जो है त्वचा के लिए भी अच्छा होता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। सूरज के जो प्रकाश होते हैं वो सबसे सस्ता है विटामिन डी का स्रोत, और इसके कमी से रिकेट्स या फिर ऑस्टियोमलेशिया नामक एक बीमारी होती है। ऑस्टियो का संबंध हड्डी से है, मतलब वो भी हड्डी वाली बीमारी होगी। विटामिन ई, इसे टेकोफेरॉल कहा जाता है। इसके कमी से जो है जनन क्षमता में कमी आती है। किडनी स्टोन में कैल्शियम ऑक्जिलेट पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में किडनी स्टोन जो है कैल्शियम ऑक्जिलेट के बने होते हैं। धान की खेत या दलदल वाले जगह पे CH4 मीथेन गैस पाए जाते हैं, जिसे मार्स गैस भी कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका महादेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट डेनाली। एशिया का सर्वोच्च चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है। यह कहाँ पे है? नेपाल में है। नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं। इसकी हाइट 88-50 मीटर है। इसका नाम भारत के महान सर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे रखा गया था। हिमालय रेंज की चोटी है। हिमालय दुनिया की सबसे नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने से आपका जो है हिमालय का निर्माण हुआ था, और हिमालय के जगह पे प्राचीन काल में टेथिज सागर हुआ करता था। तो ये हिमालय के बारे में थोड़ा सा। एशिया महाद्वीप, यह क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा महादेश या महाद्वीप है। जो 7 गो है उनमें सबसे बड़ा यही है। दुनिया में 75% से अधिक आबादी इसी महाद्वीप में निवास करती है ना। इस महाद्वीप की सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश रूस है ना, जो दुनिया की सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश भी है। अब ये रूस जो है एशिया में भी आते हैं, यूरोप में भी आते हैं। इसकी एक लंबी कहानी। और सोवियत संघ के विघटन से पहले सोचिए ये कितना बड़ा होगा, अभी जब इतना बड़ा है तो, है ना। दुनिया के सबसे अधिक देशों के साथ सीमा साझा करने वाला देश जो है ये चाइना है। चाइना जो है दुनिया के 14 देश के साथ सीमा साझा करता है। और इंडिया में अपना उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, 8 राज्यों के साथ। तो उत्तर प्रदेश भी ध्यान रखेंगे इंडिया के लिहाज से। पूरे विश्व के लिहाज से चाइना को याद रखेंगे। चाइना 14 देश के साथ जो है अपना सीमा साझा करता है, तभी ये फूल के 3 मन रहता है। इनके हर तरफ रास्ते हैं, है ना। इनके अलावा अफ्रीका महादेश की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है। इसकी ऊंचाई, ये तंजानिया में है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है भाई कि ये किलिमंजारो कहाँ पे है? तंजानिया, ठीक है। ये 5895 मीटर है। नामीब रेगिस्तान, कालाहारी रेगिस्तान, चेंच रेगिस्तान, ये सभी के सभी आपके कहाँ पे मिलेंगे? अफ्रीका महाद्वीप में मिलेंगे। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, और इसे नील नदी का जलाशय भी कहते हैं, क्योंकि नील नदी का जो ओरिजिन है वो विक्टोरिया झील को ही मानी जाती है। और नील नदी जो अपनी पानी गिराते हैं ये भूमध्य सागर में गिराते हैं, विसर्जित करते हैं। नील, कांगो और नाइजर, है ना, इस महाद्वीप की प्रमुख नदी प्रणाली है। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप या अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप वो महाद्वीप है जहाँ पे पहली जीवन की कल्पना की जाती है। मतलब ऐसा माना जाता है कि जिंदगी यहीं से स्टार्ट हुई थी। दुनिया की सबसे अधिक देश जो शामिल है ये आपके अफ्रीका महाद्वीप में शामिल है। 54 देश का ग्रुप है अफ्रीका महाद्वीप। इस महाद्वीप में तीनों अक्षांश भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। क्या है दोस्त की रूम बंद है, पंखा बंद है, गर्मी बहुत है, पसीना एकदम ये है, तो थोड़ा खांसी जैसे हो रहा है, सफोकेशन जैसे हो रही है। लेकिन क्या करें, खिड़की खोलूंगा, बाहर बच्चे खेल रहे हैं, उसकी आवाज़ आएगी, तो इनकी भी मजबूरी समझिएगा, है ना। तो पढ़िएगा मन से, है ना। बहुत मेहनत करके 2-3 दिन के मतलब लगातार मेहनत करने के बाद एक कंटेंट, एक वीडियो लेके आता हूँ, तो इसका कद्र जरूर करना। तुम इस भीड़ पे मत जाना कि बहुत कम लोग देखते हैं, वही बात छोड़ दो। ऐसा नहीं कि जहाँ बहुत भीड़ है, बहुत बड़े महल है तो महल के अंदर सब खुशी है, ऐसी नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। अब इसे किसे कहते हैं ये थोड़ा सा देखेंगे। देखिए ये है आपका भूमध्य रेखा। भू मतलब पृथ्वी, मध्य मतलब आधा, लगभग आधा। इक्वेटर पे कितने देश स्थित है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता हूँ, बताना, कई बार बता चुका हूँ। अगर नॉर्थ 23.5 डिग्री की बात करें तो इसे अपन कर्क रेखा कहते हैं, और साउथ 23 डिग्री की बात करें तो अपन मकर रेखा कहते हैं।
और ये भूमध्य रेखा के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं इसे ITCZ जोन कहते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं, है ना। और ये 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ को कहते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी जरूर याद रखें। इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट केस्को है, ठीक है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, अफ्रीका महाद्वीप की क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी जो देश है ना वो अल्जीरिया है। यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया में आ गए हम। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है और इस महाद्वीप में कोई भी जो है आपका ज्वालामुखी नहीं पाई जाती है। और इस महाद्वीप की सबसे बड़े देश भी ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ के रिकी पॉन्टिंग, एंड्रू स्टाइमंड्स ये सब है, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन सा महाद्वीप अपने आप में एक देश भी है, तो आपका आंसर ऑस्ट्रेलिया लगाना होता है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ है। इसकी ऊंचाई 69-61 मीटर है। इस महाद्वीप की सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है और ब्राज़ील को सर्प का देश कहा जाता है, सांपों का देश कहा जाता है। ब्राज़ील की राजधानी कहाँ पे है आप लोग, चलिए मैं इतना पूछूंगा तो आप लोग जवाब नहीं दोगे। ब्रासीलिया है ना, ब्रासीलिया है। रियो डी जेनेरियो इनके बहुत बड़े शहर है, बहुत चीज़ वहाँ पे है, लेकिन राजधानी इनकी ब्रासीलिया है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस की ऊंचाई जो है 56-42 मीटर है। इस महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल नहीं है, यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं, ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी नहीं। उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है माउंट डेनाली है, जिसकी ऊंचाई 61-90 मीटर है। इस महाद्वीप की सबसे बड़ा देश कनाडा है। दुनिया की सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा साझा करने वाला 2 देश का जो पेयर है वो कनाडा और अमेरिका है। कनाडा और अमेरिका जो है ये 2 ऐसे देश हैं जो एक दूसरे के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करते हैं। वैसे भारत और बांग्लादेश भी कुछ कम नहीं है। भारत और बांग्लादेश के साथ जो 4096.6 किलोमीटर की सीमा जो तय होती है, ये दुनिया की 5वां सबसे लंबा सर्वाधिक दूरी की सीमा वाला 2 देश का पेयर है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अमेरिका और कनाडा के बीच जो सीमा रेखा तय करती है ये 49वीं समानांतर रेखा तय करती है। आप लोगों से एक क्वेश्चन यहाँ जरूर पूछूंगा कि 24वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के बीच एग्जिस्ट करते हैं। 24वीं समानांतर रेखा, जो बच्चे इसकी जवाब दे पाए समझूंगा वो मेरा क्लास रेगुलर अटेंड करता है, क्योंकि आपको ये किसी किताब में जनरली देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। 24वां अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विल्सन है 4892 मीटर के साथ। और अंटार्कटिका महाद्वीप में है तो बहुत बड़े, सबसे छोटे तो नहीं, ऑस्ट्रेलिया से तो बड़े ही हैं, लेकिन यहाँ पे इंसान कम निवास करते हैं और जो जाते हो प्रयोग वगैरह करने के लिए जाते हैं। 96वां अकादमी अवार्ड, जिसे ऑस्कर अवार्ड के नाम से हम काफ़ी पॉपुलैरिटी के साथ जानते हैं, 2024 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था। 20 डेज इन मारियोपोल, इस फिल्म को जो है डॉक्यूमेंट्री फिल्म में ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए दिया गया था। देखिए ऑस्कर 2025 भी वितरित हो चुके हैं, तो इसका मतलब कतई नहीं है कि आपके एग्जाम में आ रहे हैं, क्योंकि ऑस्कर जो है कल आए हैं, तो कैसा तो नहीं कि 5 दिन के बाद छप जाएगा, तो 24 वाला जरूर छपेगा, ठीक है। ऑस्कर अवार्ड की स्थापना 1929 में हुआ था। फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है और ये किसके द्वारा दिया जाता है, अमेरिका के एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज पास के द्वारा। भारत के कुछ ऑस्कर विजेता, सबसे पहले भानु एथैया 1982 कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए जीती थी ये, है ना। अगर आपसे पूछे कि इंडिया में ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली प्रथम महिला, तो भी भानु एथैया ही होंगी, क्योंकि ये महिला है। सत्यजीत रे साहब, रेशल पकुट्टी, गुलजार साहब, है ना, ये सब जो है AR रहमान साहब, ये सभी के सभी ऑस्कर विजेता हैं। साथ ही साथ जो सबसे नवीन ऑस्कर विजेता है इंडिया के लेवल से, ये RRR के गीत हैं नाटू नाटू, इनको 2023 के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया था किरवानी साहब को, ठीक है। और ये राजा मौली के पिक्चर हैं। नीचे 2024 के अकादमी अवार्ड के विभिन्न श्रेणी के विजेता दिए गए हैं। 2024 में ऑस्कर के विजेता के लिस्ट यहाँ पे दिए गए हैं, आप चाहो तो इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेस्ट पिक्चर ओपेनहाइमर है ना, और बेस्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म आजकल ज़्यादा पूछे जाते हैं ऑस्कर के, तो इन्हें ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये आप यहाँ से शॉर्ट कर लेंगे और हम आगे बढ़ जाते हैं। 2025 में 97वां जो आपका एकेडमिक अवार्ड या ऑस्कर अवार्ड बांटा गया है, उनमें सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का अवार्ड जो है अनोरा को दिया गया है। अनोरा को दिया गया है। ये जो हॉटस्टार है वहाँ पर भी अपलोड कर दिया गया अनोरा पिक्चर, है ना। मैं देखने को सोच रहा था लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे जो है अनोरा को दिया गया है इस बार के ऑस्कर अवार्ड, इन्हें ध्यान रखेंगे। 5 अवार्ड जीते हैं अनोरा, है ना। कितने जीते हैं? 5 अवार्ड विभिन्न श्रेणी में।
इनके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार पांचवी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी थी? एनटीपीसी को मैंने ऑब्जर्व किया, पिछले जो 3 एग्जाम के क्वेश्चंस हैं वहाँ पे मैं इनको देख रहा हूँ कि जनगणना का सीधे रिकॉर्ड नहीं पूछता है, जैसे पहला और लास्ट नहीं पूछता है, ये बीच से उठाने का काम करता है। तो मैं भी यहाँ से बीच से उठाने का काम किया और हर एक रिकॉर्ड को पहले से 5 तक बताऊंगा, ठीक है। तो जनगणना 2011 के अनुसार जो पांचवी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा थी ये तमिलनाडु की तमिल थी, है ना, तमिलनाडु की तमिल थी। इसके अलावा जनगणना 2011 में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा के क्रम में पहले स्थान पे आएंगे तो हिंदी का था, दूसरे स्थान पे बंगाली का था, तीसरे स्थान पे मराठी, चौथे स्थान पे तेलुगु और 5वें स्थान पे तमिल था। तो ये पांचों के पांचों याद रखना है। अगर रेलवे का एग्जाम पास करना है, 2 नंबर प्राप्त करना है जनगणना से, तो 1 से लेके 5 तक रिकॉर्ड याद रखें। एसएससी जो है पहला लास्ट और सेकेंड लास्ट से काम चला लेता है, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातीय जो निवास करते हैं वो आपके एमपी में निवास करते हैं। दूसरा स्थान आपका जो है उड़ीसा राज्य है। तो वो 2 स्टेट जहां सबसे ज़्यादा जनजातीय समुदाय निवास करते हैं तो आप कहेंगे एमपी और फिर कहेंगे ओडिशा। यहाँ पे 5 का कोई जिक्र संभव ही नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर दूसरे स्टेट में नहीं निवास करते हैं। जनगणना 2011 में सबसे बड़े जनजातीय समुदाय कौन से हैं? तो पहले हैं भील और दूसरे हैं गोंड। अगर तीसरा पूछ दे तो भैया इन दोनों को छोड़ देना और 50-50 लगा देना, है ना। ऐसा हो सकता है ना, तो पढ़ा हुआ बेकार तो नहीं जाने वाली, है ना। तो याद रखो पहला और दूसरा दोनों। बच्चे क्या करते हैं, पहला याद रख लिए, दूसरा गया से। अगर किसी मान लीजिए कि किसी एप्लीकेशन से टेस्ट मार रहे हैं तो यहाँ पे भील दिया ही नहीं है ऑप्शन में, गोंड दिया है ना, और लिख दिया है कि निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा कौन से जनजातीय समुदाय 2011 में लोकेट किया गया था। वहाँ पे आंसर तो गोंड है। अब दिमाग लगाना ही नहीं है, जब भी कभी पूछे गोंड को टिक कर दो, ऐसा थोड़ी होता है ना। ओरिजिन पहुंचो ना भाई कि है तो भील लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे जो है गोंडी आंसर सही है ना भैया। अब जैसे मैं माउंट एवरेस्ट और K2 और कंचनजंगा, है ना, इन तीनों में से माउंट एवरेस्ट को उड़ा दूं और आपको कहूँ कि निम्नलिखित में से कौन से सर्वोच्च चोटी है, तो आपको K2 को ही आंसर मारना है ना। तो इसका मतलब तो ये नहीं होता कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी K2 हो गया, वो तो माउंट एवरेस्ट ही रहेगा, ठीक है। वैसे ही आपको थोड़ा समझ डेवलप करना होगा दोस्त, है ना। अब देखिए जनगणना 2011 के अनुसार 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो सबसे ज़्यादा है यूपी के, ये कभी ना बदलेंगे, फिर है महाराष्ट्र के, फिर है बिहार के, फिर है पश्चिम बंगाल और फिर है एमपी के। जनगणना 2011 के अनुसार 5 सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, तो ये है सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड। ये 5 ऐसे स्टेट है जहाँ की पॉपुलेशन इंडिया में सबसे कम है। जनगणना 2011 के अनुसार जो आपका केरल है, लक्षद्वीप है, मिजोरम है, गोवा है और त्रिपुरा है, ये 5 जो है क्रम वाइज साक्षर राज्य है, घटते क्रम में। केरल सबसे अधिक 94 तक था, लक्षद्वीप 91 तक था, ठीक है भाई, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार भारत के 5 सबसे कम साक्षर राज्य बिहार, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये 5 सबसे कम साक्षर राज्य है ना। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य, तो केरला, दूसरा पदुचेरी, यूटी भले है लेकिन दूसरा स्थान रखता है 1037 के साथ, तमिलनाडु राज्यों में दूसरा रखते हैं और ओवरऑल पूरे इंडिया में तीसरा रखते हैं, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ये 5 वो जगह है जो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। 5 वो जगह जहाँ पे सबसे कम लिंगानुपात है तो हरियाणा और उसी का भाई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, ये 5 वो जगह हैं जहाँ पे सेक्स रेशियो बहुत कम है। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या वृद्धि के मामले में शीर्ष 5 राज्य, तो सबसे ज़्यादा मेघालय में वृद्धि हुआ था, है ना। अरुणाचल प्रदेश दूसरा स्थान रखता है, बिहार तीसरा, मिजोरम चौथा और मध्य प्रदेश चौथा, 5वां। सबसे कम जो वृद्धि हुआ था नागालैंड का, और सबसे कम वृद्धि वाले 5 स्टेट यहाँ पे देखेंगे तो नागालैंड, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो ये जनगणना के कुछ डाटा, बाद में की टॉपिक वाइज में जनगणना भी आपको बारीकी से करा के दिया गया है, वहाँ देख लीजिएगा। ये सिर्फ याद दिलाने के लिए क्वेश्चन लाया था मैं, बाद में की ये सब आपको ऑलरेडी वहाँ को देखने को मिलेगा, जनगणना वाला खास करके। जनरली मैं जनगणना का क्वेश्चन लाता नहीं हूँ, लेकिन मैं जब ऑब्जर्व किया कि भाई पहला रिकॉर्ड नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां बीच से पूछ देता है, वैसे मैं मौखिक रूप से कहता तो शायद आप कम ध्यान देते। एक प्रश्न के माध्यम से समझा दिए तो रिवीजन भी होगे और आप ध्यान भी दोगे, ठीक है। चोल साम्राज्य के अंतर्गत प्रांत को मंडलम कहा जाता था। उस समय चोल साम्राज्य के प्रांत कितने भागों में बटे हुए करते थे? जैसे मौर्य प्रांत 4 भागों में, बाद में अशोक के बाद 5 भागों में, वैसे ही चोल प्रांत 6 भागों में बटे हुए करते थे, ठीक है भैया।
चोल वंश की स्थापना जो है ना 1850 नहीं रे 850 ईस्वी में विजयालय ने किया था। विजयालय प्रारंभ में पल्लव के अंतर्गत सामंत के पोस्ट पे थे। इन्होंने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी, नरकेसरी की उपाधि जो है धारण किए थे। चोल वंश की प्रारंभिक राजधानी उरैयूर थी। बाद में विजयालय ने इसे स्थानांतरित करके तंजावुर या तंजौर में स्थापित कर दिया। तमिलनाडु स्थित राजराजेश्वर मंदिर, जिसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, जो चोलकालीन उत्कृष्ट नमूना है भाई, इसकी जो निर्माण है राजराज प्रथम चोला ने करवाया था और इन्होंने ही सबसे पहले श्रीलंका को आंशिक रूप से पार्शियली विजय किया था, राधापुर नामक जगह को। ठीक है, राजेंद्र प्रथम ये संपूर्ण श्रीलंका को जीता था और चोल साम्राज्य में मिला लिया था। चोल साम्राज्य स्थानीय स्वशासन, जिसे आजकल हम साधारण भाषा में ग्राम पंचायत कहते हैं, अंग्रेज में जो है स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है ना। और यहाँ पे हम देखेंगे स्थानीय स्वशासन, सही है भाई। और चोल साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन प्रसिद्ध था, है ना। इसके अलावा ये नौसैनिक शक्तियों, नेवी पावर के लिए भी प्रसिद्ध थे। चोलकालीन प्रमुख बंदरगाह में आएंगे पुहार, अमरीकेडू, टोंडी, ये सब चोलकालीन बंदरगाह है, इन्हें ध्यान रखेंगे। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बी नरहरि राव थे। ठीक है भैया, बी नरहरि राव। भारत के प्रथम महान्यायवादी MSc सीतलवार। महान्यायवादी जो है देश के सर्वोच्च विधिक अधिकारी होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष उपाध्यक्ष क्रमशः गणेश वासुदेव मावलकर और अनंत संयम अयंगर थे। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है S राधाकृष्णन साहब होंगे प्रथम अध्यक्ष राज्यसभा, S राधाकृष्णन साहब उपाध्यक्ष प्रथम श्री SV कृष्णमूर्ति राव। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर, है ना, तो प्रथम गवर्नर ओसबर्न स्मिथ थे, लेकिन प्रथम भारतीय गवर्नर कहेंगे तो CD देशमुख होगा। भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष सेकेंड लोकपाल की नियुक्ति हो चुके हैं अजय मानिकराव खानविलकर के रूप में। भारत के प्रथम CDS स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत साहब, सेकेंड CDS लेफ्टिनेंट अनिल चौहान साहब। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल सैम मोनेक्सा साहब। भारत के पहले कमांडर इन चीफ जनरल KM करियप्पा साहब, है ना। नीति आयोग के प्रथम CEO अरविंद पनगड़िया साहब, जो 16वें वित्त आयोग में आपके अध्यक्ष के रूप में सेलेक्ट हैं, तथा सिंधु श्री खुल्लर मैडम, जो एकमात्र महिला अभी तक CEO बनी है नीति आयोग के अंदर। नीति आयोग या हो चाहे योजना आयोग हो, दोनों में अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, है ना। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, यानी प्रधानमंत्री जो थे। और उपाध्यक्ष ज्यादा पूछे जाते हैं योजना आयोग के, तो गुलजारीलाल नंदा पहली बार उपाध्यक्ष बने थे। भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति BB गिरी, जो आगे चलकर देश के चौथे पूर्णकालिक राष्ट्रपति बने थे। ठीक है। इंडियन ओलंपिक कमेटी IOC में पहला अध्यक्ष दोराबजी टाटा साहब, और इन्हीं के प्रयास से 1927 में इंडियन ओलंपिक कमेटी की स्थापना भी हुई थी। BCCI के प्रथम अध्यक्ष R ग्रांट गोवन, है ना। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है ना। 2024 में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का विषय रखा गया था भविष्य के लड़कियों का दृष्टिकोण, है ना। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है, और जो आपका 2025 में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है, इनका विषय रखा गया है उज्जवल भविष्य हेतु बालिकाओं को सशक्त बनाना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, और 2025 में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो विषय है ये रखा गया है अधिकार समानता सशक्तिकरण, लड़कियों के लिए अधिकार, महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार समानता और सशक्तिकरण। ठीक है, यानी महिला सशक्तिकरण पे आधारित था ये। इनके अलावा राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तो समझ रहे होंगे ना, अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरी दुनिया में, राष्ट्रीय मतलब सिर्फ इंडिया लेवल पे। तो इंडिया लेवल पे जो महिला दिवस मनाते हैं वो 13 फरवरी को मनाते हैं। इसी दिन विश्व रेडियो दिवस भी मनाते हैं। 2025 में मनाया गया राष्ट्रीय महिला दिवस का विषय महिलाओं में निवेश प्रगति में तेजी लाएं, इस प्रकार का था। भारत में रेडियो की शुरुआत 1927 में मानी जाती है, और प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 2025 में जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम है कि वोटिंग के जैसा कुछ नहीं, वोट हम जरूर करेंगे। इस प्रकार से प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं, और 2025 में मनाए गए आर्द्र भूमि दिवस का हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि का संरक्षण, इस प्रकार का जो है थीम था। और अभी तक इंडिया में 89 आर्द्र भूमि जो है लोकेट कर लिए गए हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारतीय मुद्रा बाजार ... लेन देन का बाजार है, तो आप कहेंगे अल्पकालीन लेन देन
देन का बाजार है। अब देखिए, मुद्रा बाजार कार्यकारी पूंजी उपलब्ध कराता है कम समय के लिए, यह 1 वर्ष से कम के लिए आपको लेन देन करता है। भारत में इस बाजार के कई उप बाजार है, जैसे कॉल मनी है ना, यह एक अति अल्प अवधि का बाजार है जिसमें 1 दिन से लेकर 14 दिन तक के लिए ही आपको लोन दिया जा सकता है, उधार दिया जा सकता है। ठीक है। एक ट्रेजरी बिल है, यह भी अल्प अवधि वाला जो है लेन देन की बात करता है। यह केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है और इनमें परिपक्वता की अवधि 3 प्रकार की है। जैसे कि मैंने शुरुआत में इस लाइन से कहा था कि जो मुद्रा बाजार है वो 1 साल से कम अवधि के लिए लोन देगा। इसका मतलब मुद्रा बाजार का ही उप बाजार ट्रेजरी बिल भी है, इसका मतलब इसकी भी अवधि 1 वर्ष से कम समय के लिए ही होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 प्रकार के हैं, 91 दूनी 182, 182 दूनी 364, लेकिन 365 अगर हो जाता तो 1 साल हो जाता है ना, जो यहाँ नहीं होना है, 1 साल से कम के लिए होना है। अर्थात ट्रेजरी बिल की अवधि 91, 182, 364 डेज की ही होती है। वाणिज्यिक पत्र, यह क्या होता है कि कंपनियों के द्वारा अल्पकालीन ऋण के लिए जारी किया जाता है ना। म्यूचुअल फंड आप सभी समझते हैं, SIP वगैरह लोग इसमें करते हैं, मैं भी सोच रहा था लेकिन इतनी जो है बचत ही नहीं, जाने दीजिए। चक्रवर्ती समिति तथा वागुल समिति का संबंध भारतीय मुद्रा बाजार से है ना। लोग सोचते हैं नौकरी लग जाने के बाद सब कुछ सही हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप ईमानदार हो, आप जो है झूठ फूस का नहीं रहते हो, है ना, इधर उधर नहीं करते हो, तो आप जो है हमेशा ऐसे ही बने रहोगे जैसा अभी। हाँ, घर परिवार ठीक से चलेगा, रोटी वोटी टाइम से मिल जाएंगे। और अगर आप चाहोगे कि मैं बिल्डिंग वगैरह खरीद लूँगा, कार वगैरह खरीद लूँगा, तो ये संभव नहीं है ईमानदारी के पैसे से। ठीक है भैया। चलिए, भारतीय पूंजी बाजार, अब कोई खरीद लेते होंगे जिन पे जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन जिन पे जिम्मेवारी है शायद नहीं। भारतीय पूंजी बाजार जैसे निवेश संस्थान, अब देखिए पहले मुद्रा बाजार की बात हमने करा जो अल्पकालिक ऋण दे रहा था। अब हम भारतीय पूंजी बाजार में आएंगे। ये पूंजी बाजार में जो संस्थान होते हैं क्या होते हैं, बैंक होते हैं, MFI वगैरह होगा, जो भी निवेश संस्थान हो गए, सब आ जाएगा कहाँ पे, पूंजी बाजार के जो है एसेट हैं। ठीक है। अब धन का लेन देन दीर्घ अवधि के लिए करते हैं, अर्थात यह दीर्घ अवधि के वित्त बाजार है क्या, भारतीय पूंजी बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार क्या था, अल्प अवधि का बाजार था। ठीक है भाई। ये आर्थिक गतिविधियों की स्थापना के लिए पूंजी उपलब्ध कराता है। आपको होटल खोलना है, लोन लीजिए, है ना। इसके अलावा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में जो विनिवेश स्टार्ट हुआ था ये 1991 से हुआ था, जब देश में आर्थिक मंदी आई थी और उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण को अपनाया गया था। उसके बाद जो है आप जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेश कर सकते थे, है ना, 1991 के बाद। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। प्रसिद्ध स्वतंत्रता संबंधित आंदोलन तथा उनके नेतृत्वकर्ता के संदर्भ में किसका मिलान गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी सही है जी, बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल सही है, थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम भिखाजी कामा ये गलत है, यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डिराजियो सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद चलाया गया था, यानी इस मिशन में जो वादा किए गए थे उस पर खरे नहीं उतरे, तो हमने भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी की अगुवाई में 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट कर दिया था। इसमें सहयोगी में जो है अरुणा आसफ अली जी रही थी महिला में, और इनको ज़्यादा पूछा जाता है इसीलिए यहाँ पे लिख दिया हूँ। बाद में कि और भी सहयोगी रहे थे, सुभाष चंद्र बोस साहब भी बधाई दिए थे लेकिन डायरेक्ट सहयोगी नहीं रहे थे। इसके अलावा इस आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने ऑपरेशन 0 आवर चलाया था, इसकी बात तो हमने कल या परसों भी कर लिया था। बारदोली सत्याग्रह ये 1928 में गुजरात में कृषि से संबंधित लगान में वृद्धि के हेतु एक आंदोलन था और जहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी इसकी जो मूल ब्रांचेस है ये अमेरिका में पहली बार आए थे जो है 1875 में एनी बेसेंट माफ़ कीजिएगा मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा। भारत में इन्होंने अपनी पहली संस्था 1882 मद्रास के अड्यार में खोले और जब ब्लावत्स्की इस संस्था से हट गए तो 1893 में एनी बेसेंट इस संस्था को लीड करने लगी। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी लाने का मतलब थियोसॉफिकल सोसाइटी को चलाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो एनी बेसेंट को। ठीक है। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या था, है ना, ये भाईचारा स्थापित करना और सभी जो धार्मिक चीज़ हैं उनमें थोड़ा सा आपको जो है इंटरेस्ट जगाना, इस प्रकार के इनके मोटो थे। 22 अगस्त 1907 को मैडम भिखाजी कामा जर्मनी के स्टुटगार्ट से झंडा फहराई और जो पहली बार किसी विदेशी धरती पे झंडा फहराई जा रही थी, तो इसे ध्यान रखेंगे। और इसके बाद मैडम भिखाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जननी कहा जाता है।
इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। हमारा कोई भी कंटेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके आप व्हाट्सअप मैसेज करके कंटेंट को बाय कर सकते हैं। मैं हमेशा से यही कहूँगा, दुनिया आपको 5 क्लास में पढ़ाएगी, मैं आपको 1 क्लास में पढ़ाऊँगा, है ना। दुनिया आपको 10 क्वेश्चन मिला के देगा, मैं आपको 16 क्वेश्चन एग्जाम में मिला के दूंगा। इसी पर चलते आ रहा हूँ मैं, इसीलिए बहुत कम वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा नहीं कि भर दिन में 5 वीडियो आ रहे हैं, कभी कभी 3 दिन, 2 दिन, 4 दिन भी कभी कभी लगते हैं, क्योंकि भाई ऐसा कुछ भी उठा के नहीं पढ़ाऊँगा। ऐसा नहीं कि किताब में छपे हैं आपको छाप के पढ़ा दूँ, व्यू भी आ जाए, पैसे भी आ जाए, ऐसे नहीं है, ठीक है भाई। तो मैं वही पढ़ाऊँगा जो काम की है, तो इसकी कदर करना, अच्छे से पढ़ना। और सबसे बड़ी बात, कंटेंट आप लेते हो तो आप ही पढ़ो, दूसरे को जो है सर्कुलेट मत करो। इससे हमारा जो घाटा है वो तो है ही है, हमारी मेहनत की दोहन है वो तो है ही है, आपका भी घाटा है। मैं ये नहीं कहता हूँ किसी को मत दो जो बिल्कुल अक्षम है ना, जिनके कोई कमाने वाले नहीं हो, या जो 50-60 रुपये हमारी कंटेंट की चार्ज होती है या भी जो भी होती है ना, उतना अगर नहीं पे कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं, प्रॉब्लम में है, तो इन्हें दे दो, है ना। जो विकलांग है उन्हें दे दो, जिनके पिता नहीं है उनके दे दो, है ना। लेकिन भैया जो अफोर्ड कर सकते हैं, अब वहाँ पे जाके कॉफ़ी पी रहे हैं और 50 रुपये पढ़ाई पे नहीं खर्च पा रहे हैं, इसका मतलब वो आपको जो है बेवकूफ़ समझते हैं, और हमें तो समझते ही हैं। तो इसे आदमी को मत दो यार, है रिक्वेस्ट है आप लोगों को। अभी 2-4 दिन पहले मैंने एक पोस्ट किया था टेलीग्राम पे, आपने देखा ही होगा। तो बहुत ख़राब लगता है कि जब हमारे ही पढ़ाए हुए कोई पेड में बेचता है, कोई पेड में पढ़ाता है, तो लगता है कि यार सब बेकार है, सब चीज़ छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर सोचता हूँ कि छोड़ दूंगा तो जो मेरे भरोसे है, जो चाहते हैं कि मैं पढूं और उतना खर्च भी नहीं करना है, किसी का पेड नहीं लेना है, तो उनके बारे में सोच के पढ़ाने आ जाता हूँ। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा जो है समर्थन तो मिलना चाहिए। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।